नमस्कार। कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर लक्ष्य सीरीज में एक नई वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण की, और पर्यावरण में हम बात कर रहे हैं संकटग्रस्त और साल भर चर्चा में रही कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियों की। तो दोस्तों इसी कड़ी में आज हमारा संकटग्रस्त प्रजातियों का तीसरा वीडियो है, और इस तीसरे वीडियो में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं इंडियन स्कीमर की। दोस्तों सेशन शुरू करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक जानकारी शेयर कर दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है कंपटीशन वॉर के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक, जहां पर डेली बेसिस पर आपके लिए शेयर की जाती हैं द हिंदू और पीआईबी की करंट अफेयर्स, वो भी हिंदी में। और साथ ही दोस्तों वीडियो से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन होते हैं, नई जानकारियां होती हैं, वो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड की जाती हैं। तो दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए और अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को और भी मजबूत बनाइए। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में सबसे पहली प्रजाति जिस पर हम बात करने वाले हैं वह है इंडियन स्कीमर। तो दोस्तों इंडियन स्कीमर के बारे में देख लेते हैं क्या कुछ सुर्खियां हैं। और इसको दोस्तों रिनचॉप्स अल्बिकोलिस, ये शायद हर पक्षी का वैज्ञानिक नाम या हर प्रजाति का वैज्ञानिक नाम होता है। तो ये रिनचॉप्स अल्बिकोलिस इंडियन स्कीमर का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो दोस्तों देखेंगे सुर्खियों में क्या है। देखिए, कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि आंध्र प्रदेश के काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर सर्दियों के दौरान इंडियन स्कीमर के विशाल झुंड देखे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा में रहता है। और दोस्तों इनके संरक्षण की स्थिति की बात करें तो IUCN में इनको रखा गया है इंडेंजर्ड कैटेगरी में। ठीक है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंदर अब इंडियन स्कीमर को रखा जाता है। अब इंडियन स्कीमर के बारे में कुछ विशेषताएं देखेंगे तो हमें चीजें याद रहेंगी। ठीक है, तो इंडियन स्कीमर से संबंधित विशेषताओं की अगर बात करें दोस्तों, तो एक तो ये बड़े और खुले रेतीले तटों और द्वीपों पर प्रजनन करते हैं। सतह पर रहने वाली मछलियों, छोटे क्रस्टेशियंस, कीट लार्वा को ये लोग खाते हैं। अब खतरा इन पर कैसा है, एक तो पर्यावरण का क्षरण, पर्यावास का जो क्षरण होता है, इनके आवास का जो प्राकृतिक आवास का, उसका विनाश महत्वपूर्ण कारण हर प्रजाति को लेकर होता है। और दूसरा, प्रतिकूल परिस्थितियों में अत्यधिक और व्यापक वृद्धि, हाउस क्रो यानी कि कौवे जैसे कॉर्विड्स द्वारा इनका शिकार भी किया जाता है। प्राकृतिक आवास की बात करें तो ये पश्चिमी और पूर्वी भारत के तटीय मुहानों में पाए जाते हैं। और चंबल नदी इंडियन स्कीमर के लिए एक महत्वपूर्ण नेस्टिंग साइट है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि चंबल नदी इंडियन स्कीमर को लेकर के कैसी साइट है, नेस्टिंग साइट, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगली प्रजाति कौन सी है। दोस्तों सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है और महत्वपूर्ण भी है गंगा की डॉल्फिन, यानी कि गंगेटिक डॉल्फिन रिवर। ठीक है, रिवर डॉल्फिन। और ये दोस्तों एग्जाम में पूछा ही जाता है क्योंकि इनको लेके कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। और नमामि गंगे कार्यक्रम के चलते गंगा नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, और जिससे डॉल्फिन इसी नदी में वापस आने लगी हैं। डॉल्फिन यानी कि जो है गंगा नदी में जल की गुणवत्ता में सुधार होने की वजह से वापस डॉल्फिन जो है गंगा नदी में आने लगी हैं। इससे पहले वो जो है प्रवास कर गई थी कहीं पे और। ठीक है, अब गंगेटिक डॉल्फिन की संरक्षण की स्थिति की बात करें तो IUCN में इनको रखा गया है इंडेंजर्ड, और साइट्स में इनको परिशिष्ट वन में रखा जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की जो हमारी जो अधिनियम है, जिसमें 2022 में संशोधन किया गया, उसके अनुसूची 1 और 4 में गंगा की डॉल्फिन को रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब गंगेटिक डॉल्फिन की कुछ विशेषताओं के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों गंगेटिक डॉल्फिन की विशेषताओं में सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि ये सिर्फ ताजे जल में रह सकती हैं। क्योंकि अभी ऊपर जो चर्चा हुई उसमें आपने देखा कि जब गंगा नदी का पानी साफ होने लगा तो ये वापस गंगा नदी में आने लगी। तो इसका अर्थ ये है कि ये साफ पानी में ही जीवित रह सकती है, ताजे पानी में। और दोस्तों गंगेटिक जो डॉल्फिन होती हैं वो दृष्टिहीन होती हैं, अंधी होती हैं। इनके सिर के ऊपर एक ब्लोहोल जैसा उभरा हुआ भाग होता है, और जो इनके नथुने और नासा छिद्रों के रूप में भी काम करता है। सांस लेते समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि के कारण ये लोकप्रिय रूप से इन्हें क्या कहा जाता है, सूसू। क्योंकि ये जब सांस लेती हैं तो इनके नाक से ये जो ध्वनि उत्पन्न करती हैं वो सूसू की ध्वनि उत्पन्न करती है, इसलिए इनको सूसू भी बोला जाता है। ठीक है, और दोस्तों ये हमारी प्रमुख नदी प्रणालियों के पारिस्थितिक स्वास्थ्य के प्रतीक भी हैं। अर्थात ये नदियों के स्वास्थ्य को भी दर्शाती है, उनके जल के स्वच्छता को भी दर्शाती हैं। ठीक है, कौन, गंगेटिक डॉल्फिन। अब खतरों में इनको मार दिया जाता है। बांधों और बैराजों द्वारा आदिवासों स्थलों का जो है वो विनाश हो रहा है। अंधाधुंध मत्स्यन की वजह से भी इनकी स्थिति जो है खतरे में है। अब प्राकृतिक आवास की बात करें तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों में
जो है गंगेटिक डॉल्फिन पाई जाती है। संरक्षण के उपाय, एक तो भारत का इसको जलीय जीव जब से घोषित कर दिया गया है तब से इसके संरक्षण पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाने लगा है। ठीक है दोस्तों, तो इतना गंगेटिक डॉल्फिन को लेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है ओलिव रिडले कछुआ। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर साल किसी न किसी तरह से न्यूज में रहता ही है, ओलिव रिडले कछुआ। तो ओलिव रिडले कछुए के बारे में क्या है कि एक तो तमिलनाडु राज्य सरकार को चेन्नई में एक अंतर्राष्ट्रीय ओलिव रिडले कछुआ संरक्षण और पुनर्वास केंद्र स्थापित करेगी। तो तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट है, वह चेन्नई के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय ओलिव रिडले कछुआ संरक्षण और पुनर्वास केंद्र की स्थापना करने जा रही है। अब इन ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण की स्थिति की बात करें तो वल्नरेबल यानी कि सुभेद्य, ठीक है, इनको IUCN में सुभेद्य का दर्जा प्राप्त है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में संरक्षित किया गया है ओलिव रिडले को। और ओलिव रिडले की दोस्तों विशेषताओं की बात करें तो दोस्तों ओलिव रिडले की जो है सबसे बड़ी विशेषता है ये कि सभी समुद्री कछुओं में ये सबसे छोटा होता है और सबसे प्रचुर मात्रा में ये पाया जाने वाला कछुआ है ओलिव रिडले। और दोस्तों यह अरीबाडा नामक अनोखी सामूहिक नेस्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। ये जो सामूहिक नेस्टिंग करता है उसको किस नाम से जाना जाता है? अरीबाडा। तो अरीबाडा शब्दावली आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ओलिव रिडले अगर चर्चा में रहता है तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि अरीबाडा क्या है। ठीक है, तो अरीबाडा क्या होती है दोस्तों? सामूहिक नेस्टिंग होती है किसकी? ओलिव रिडले कछुओं की। और जहां हजारों मादा कछुए एक ही समुद्र तट पर अंडे देती हैं। और दोस्तों एक मादा कछुआ लगभग 110 से 140 अंडे दे सकती है। आहार ये मांसाहारी होते हैं, जेलीफिश, झींगा, घोंगे और केकड़े खाते हैं। खतरे इनमें क्या है? एक तो मछली पकड़ने के गियर में ओलिव रिडले कछुए फंस जाते हैं और कछुओं और अंडों की डायरेक्ट हार्वेस्टिंग की वजह से भी ये खतरे में है। और आवास की जो इनकी स्थिति है उसमें भी क्षरण अर्थात हानि हो रही है। समुद्री मलबा भी इनके संकट में जाने का एक बहुत बड़ा कारण है। और जलवायु परिवर्तन ये एक चिर परिचित और महत्वपूर्ण कारण है किसी भी प्रजाति के जो है संरक्षण की स्थिति को गंभीर खतरे की स्थिति तक पहुंचाने में। अब दोस्तों प्राकृतिक आवास की बात करें तो ये प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागरों के गर्म जल में पाए जाते हैं। सबसे बड़ी विशेषता याद रखना, गर्म जल में पाए जाते हैं। ओलिव रिडले पूछा जा सकता है कि क्या ये ठंडे जल में पाए जा सकते हैं या गर्म जल में? तो सबसे बड़ी बात गर्म जल में पाए जाते हैं। अब दोस्तों गहीर माथा के बाद ऋषिकुल्या नदी के मुहाने को भारत में इन कछुओं का दूसरा सबसे बड़ा सामूहिक प्रजनन स्थल यानी कि अरीबाडा के रूप में प्रकाश में आया है। अब अगर ऋषिकुल्या और गहीर माथा की बात करें तो ये उड़ीसा में पड़ता है। ये मैप के अंदर यहाँ जो मैप है उसको आप देख रहे हैं, ये गहीर माथा है, गहीर माथा। तो उड़ीसा के एकदम बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती जो हिस्सा है वहां पर गहीर माथा है। ये एक संरक्षित क्षेत्र भी है। यहाँ पर इनकी सामूहिक नेस्टिंग का एक बहुत बड़ा ये पूरी दुनिया में स्थल है। और अब दूसरा स्थल जो प्रकाश में आया है, यहाँ एक नदी देख रहे हैं, ऋषिकुल्या नदी, और इसका ये तटवर्ती हिस्सा इनके लिए एक महत्वपूर्ण जो सामूहिक नेस्टिंग स्थल के रूप में काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपके लिए महत्वपूर्ण था। आगे चलेंगे, देखेंगे अगली प्रजाति कौन सी है। अगली प्रजाति है दोस्तों रेड क्राउड रूफ्ड टर्टल। अब इस टर्टल की बात करें, ये टर्टल यहाँ पे है, येलो कलर का देख रहे हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे इसकी बात करें तो दोस्तों भारत ने लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर जो कन्वेंशन है साइट्स के तहत रूफ्ड टर्टल यानी कि बटागुर कचुगा को बेहतर सुरक्षा के लिए एक प्रस्ताव रखा है। भारत ने जो साइट्स कन्वेंशन हुआ उसमें इनकी स्थिति के लिए, इनके बेहतर संरक्षण के लिए एक प्रस्ताव रखा है। अब इनकी संरक्षण स्थिति की बात करते हैं। ये ध्यान से देखिए, ये क्राउड रूफ्ड टर्टल है और इनके संरक्षण की स्थिति की बात करें तो ये CR क्रिटिकली एंडेंजर्ड IUCN में इनको स्टेटस मिला है और साइट्स के अंदर इनको परिशिष्ट 1 में शामिल किया जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची 1 और 4 के अंदर ये 1972 का भारत का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है जिसके अंदर इन्हें अनुसूची 1 और 4 में रखा गया है। अब ये प्रजाति बहुत ज्यादा खास नहीं है तो इसलिए हम सिर्फ इतनी जानकारी रखेंगे, इनकी विशेषताओं के बारे में कुछ खास चर्चा नहीं करेंगे। आगे चलते हैं कुछ और प्रजातियों को। दोस्तों उसी तरह से एक लीथ्स सॉफ्ट शेल टर्टल, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और इसको दोस्तों ताजे जल की 2 भारतीय कछुओं की प्रजातियां को साइट्स के परिशिष्ट 2 और परिशिष्ट 1 में शामिल किया गया है। और ये 2 प्रजातियां कौन कौन सी हैं? एक रेड
क्राउंड रूफ्ड टर्टल है और दूसरा लीथ सॉफ्ट सेल टर्टल। ठीक है, तो इनकी स्थिति को इतना याद रखना। और संरक्षण की स्थिति की बात करें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN की कैटेगरी में, और साइट्स में इनको रखा गया है परिशिष्ट वन में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो हमारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है उसमें इनको डाला गया है अनुसूची 1 और 4 के अंदर। इतनी स्थिति आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे खारे पानी के मगरमच्छ की, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल की। तो दोस्तों ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में इस वर्ष के नेस्टिंग सीजन के दौरान खारे पानी के मगरमच्छों ने रिकॉर्ड संख्या में अंडे दिए हैं। ठीक है, और इनके संरक्षण की स्थिति की बात करें तो इन्हें लीस्ट कंसर्न की सूची में रखा गया है IUCN में, और परिशिष्ट वन में रखा गया है साइट्स के अंदर। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 और 4 में इनको रखा गया है। और इनके विशेषताओं की बात करें तो दोस्तों खारे पानी के मगरमच्छ सभी मगरमच्छों में इनका आकार सबसे बड़ा होता है, और ये दुनिया में सबसे बड़ा क्या है, सरीसृप भी है। मादा खारे पानी के मगरमच्छ को नर समकक्षों की तुलना में आकार में मादा छोटी होती है। ठीक है, इतना याद रखना। इनकी ये संरक्षण की स्थिति याद रखेंगे, लीस्ट कंसर्न है IUCN में, और साइट्स में परिशिष्ट वन में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 और 4 में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे दोस्तों बैंगनी मेढक है। बैंगनी मेढक चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि दोस्तों केरल राज्य सरकार ने बैंगनी मेढक को केरल के राजकीय मेंढक का दर्जा दिया है। ये शायद ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा केरल। बैंगनी मेढक को इसने राज्य मेढक का दर्जा दिया है, राजकीय मेढक का। अब इसके संरक्षण की स्थिति बात करें तो दोस्तों संरक्षण की स्थिति में बैंगनी जो मेढक है ये देखिए कुछ इस आकार का है, सामान्य मेढक से बहुत डिफरेंट है। और संरक्षण की स्थिति IUCN में नियर थ्रेटेंड है, यानी कि खतरे के समीप। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंदर इसको रखा गया है, किसको, पर्पल फ्रॉक को, यानी कि बैंगनी मेढक को। तो दोस्तों मोनार्क तितली जो है वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए इस वर्ष, क्योंकि दोस्तों अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने पहली बार प्रवासी मोनार्क तितली को थ्रेटेंड प्रजाति की अपनी लाल सूची में शामिल कर लिया है और इसे इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो क्या है, IUCN में मोनार्क तितली की स्टेटस ये है कि ये नियर थ्रेटेंड है, इंडेंजर्ड है। ठीक है, और अब इसकी थोड़ी सी विशेषताओं की बात करें तो दोस्तों प्रवासी तितली की इस प्रजाति को किसी भी कीट प्रजाति के सबसे लंबे प्रवास के लिए जाना जाता है, और प्रत्येक वयस्क तितली केवल 4-5 सप्ताह तक जीवित रह सकती है। खतरा इनमें वही पर्यावरण की हानि और कृषि से शाकनाशियों और कीटनाशकों को बढ़ावा और उपयोग तथा जलवायु परिवर्तन इनके खतरे के लिए महत्वपूर्ण कारण है मोनार्क तितली का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इस वर्ष एक तितली ब्लू ड्यूक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है, इसको देखेंगे। एक तो दोस्तों यह सिक्किम और पूर्वी हिमालय के लिए एक स्थानिक तितली की प्रजाति है, और दूसरा ये ब्लू ड्यूक तितली जो है उसको सिक्किम की राजकीय तितली का दर्जा प्राप्त हुआ है। और इसके लिए एक अन्य दावेदार एक तितली और थी, कृष्णा पिकॉक, और इसने कृष्णा पिकॉक को पीछे छोड़ दिया है, किसने, ब्लू ड्यूक ने। और दोस्तों ब्लू ड्यूक का वैज्ञानिक नाम है बासरोना दुर्गा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ के इसकी संरक्षण स्थिति और कुछ इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। दोस्तों ये ब्लू ड्यूक जो तितली है उसकी संरक्षण की स्थिति की बात करें तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंदर, जो कि भारत सरकार का ये अधिनियम है वन्यजीवों के संरक्षण को लेकर के, इसमें ये अनुसूची 1 में रखी गई है। और इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह 1500 मीटर से नीचे की ऊंचाई पर पाई जाती है, और इसे 1858 में सिक्किम में खोजा गया था। पर्यावास इसका कहाँ है, सिक्किम और पूर्वी हिमालय की ये मूल निवासी प्रजाति है। कौन, ब्लू ड्यूक। तो राजकीय तितली सिक्किम की घोषित किया गया है, तो इसको आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट हो सकती है। दोस्तों अगली जो प्रजाति है वह है रेड सेंडर्स, यानी कि लाल चंदन। आप लोगों ने अगर पुष्पा मूवी देखी होगी साउथ की अल्लू अर्जुन की, तो उसमें आप लोगों को याद होगा कि पुष्पा मूवी के अंदर अल्लू अर्जुन का जो कैरेक्टर है पुष्पा, वह रेड सैंडर्स जो लाल चंदन है उसी की तस्करी करता था। अब दोस्तों इसमें देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है। तो राजस्व आसूचना निदेशालय ने ऑपरेशन रक्त चंदन के तहत 11.70 करोड़ रुपए के लाल चंदन जब्त किए हैं। और विदेश व्यापार नीति के तहत दोस्तों भारत ने रेड सैंडर्स यानी कि लाल चंदन का जो निर्यात है उसको प्रतिबंधित किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इसके संरक्षण की स्थिति की बात करें रेड सैंडर्स की, तो इसको
इंडेंजर्ड में डाला गया है, रेड सेंडर्स को IUCN की सूची में इंडेंजर्ड में, और साइट्स की परिशिष्ट 1 में रेड सेंडर्स को, परिशिष्ट 2 में रेड सेंडर्स को रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है रेड सेंडर्स आपके लिए। आगे देखेंगे दोस्तों, रेड सेंडर्स की विशेषताएं देखते हैं। तो इनका उपयोग दोस्तों सौंदर्य प्रसाधन, औषधि उत्पादों और उच्च अंत फर्नीचर यानी कि वुडक्राफ्ट के लिए इनका यूज होता है। और दोस्तों बजरी युक्त दोमट के साथ अच्छी जल निकासी वाली लाल मृदा के में इसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है। शुष्क गर्म जलवायु में अच्छी तरह से पुनर्जीवित होते हैं और उसके विकास के लिए सालाना 800 मिमी से लेकर 1000 मिमी तक इसमें वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। अब दोस्तों रेड सैंडर्स कहाँ पाए जाते हैं? इनका पर्यावास दोस्तों मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट के क्षेत्र के जंगलों में इनका एक विशिष्ट स्थानिक क्षेत्र पड़ता है। किनका? रेड सैंडर्स का। पुष्पादराइज आप लोग याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आपके लिए इस वर्ष जो है नील कुरुंजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं, जो भारत का पर्यावरण मंत्रालय है उसने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 के तहत नील कुरुंजी यानी कि इसका वैज्ञानिक नाम है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, इसको संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया है, ठीक है। और दोस्तों इस पौधों को उखाड़ने या नष्ट करने पर 25,000 रुपए का जुर्माना और 3 वर्ष की कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। और दोस्तों नील कुरुंजी की खेती और उसे रखने की अनुमति बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये जो प्रजाति है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके संरक्षण की स्थिति और कुछ विशेषताओं की बात कर ले। अब दोस्तों इसके संरक्षण की स्थिति देखेंगे नील कुरुंजी की जो प्रजाति है, देखिए ये होता है नील कुरुंजी का फूल। तो इसको देख लीजिए। संरक्षण की स्थिति की बात करें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 में इसको शामिल किया गया है। और विशेषताओं की बात करें तो दोस्तों यह 1300 से 2400 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है नील कुरुंजी, और यह घास के मैदानों में मिट्टी को बांधने का काम करता है और आग प्रतिरोधी, ठीक है, आग प्रतिरोधी होता है सबसे बड़ी बात। और दोस्तों प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार यह फूल खिलता है नील कुरुंजी का, इसलिए ये है बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है। 12 वर्ष में एक बार इसमें फूल खिलता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा डिस्कशन जो है, और इसके प्राकृतिक आवास की बात करें तो पश्चिमी घाट का जो स्थानिक है आमतौर पर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के क्षेत्रों में खिलता रहता है, ठीक है दोस्तों। और 12 वर्ष पर एक बार इसमें फूल आता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।